बायोजियोग्राफी जो है वो स्टडी है एनिमल और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन की अर्थ पर इन स्पेस एंड टाइम। इस स्टडी को कहते हैं बायोजियोग्राफी। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है। यदि एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल जोन में सर्वाइव करता है, फ्लरिश करता है, तो नेचुरली ऐसा एज्यूम किया जाएगा कि वो दूसरी जगह जियोग्राफिकल एरिया में जहां पर उसके इकोलॉजिकल फैक्टर्स टैली करते हो वहां भी उसको सर्वाइव करना चाहिए। लेकिन ऐसा ही नहीं होता है। एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस होता है और डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीसीज ओरिजिनेट करती है वहां से वो आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूट होती है या स्प्रेड करती है और उस स्प्रेडिंग के लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें जो मुख्य फैक्टर्स हैं वो है सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जिस एरिया में जा रहे हैं वहां पर वो सक्सेस रहे, इफिशियंसी ऑफ डिस्पर्सिंग मैकेनिज्म और जो डिस्पर्सिंग मैकेनिज्म है वो इफिशिएंट हो, और नेचुरल बैरियर्स जैसे ओशन है, माउंटेन रेंजेस है या डेजर्ट्स हैं, तो ये बैरियर्स का काम करेंगे उस पर्टिकुलर स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन में। जो स्पोर्स और सीड्स हैं वो विंड के ऊपर डिपेंड करेंगे और फ्लाइंग एनिमल्स थोड़ा सा कम दिक्कत का सामना करेंगे और वो बेस्ट एडेप्टेड होते हैं डिस्पर्सल के लिए ओवर लैंड और ओवर सी। तो हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। ये अर्थ के कुछ कंटिनेंट्स बने हुए हैं और ये कंटिनेंट्स शुरुआती दौर में ये सब लैंड मॉसेस एक थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लैंड मॉसेस एक दूसरे से अलग हुए और अलग होने का कारण था कि जो प्लेट टेक्टोनिक में थोड़ा मूवमेंट हुआ और उनके मूवमेंट्स की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये जो लैंड मॉसेस हैं या ये कंटिनेंट्स हैं ये एक दूसरे से काफी सेपरेट हो गए। एक एग्जांपल है लिविंग लंग फिशेस का जो एट प्रेजेंट सर्वाइविंग हैं और ये वाइडली सेपरेटेड रीजन्स में इस समय सर्वाइव कर रही हैं। देखिए ये प्रोटोप्टेरस है, ये अफ्रीका में सर्वाइव कर रही है और ये वाइडली सेपरेटेड रीजन है साउथ अमेरिका का, वहां पर इनका सर्वाइवल है एट प्रेजेंट। और ऑस्ट्रेलिया में ये नियोसिरेटोडस नाम से ये सर्वाइव कर रही। तो ये 3 लिविंग जेनरा हैं इसके और ये वाइडली सेपरेटेड रीजन्स में या एरियाज में ये सर्वाइव कर रही। एक दूसरा एग्जांपल है कैमल्स का और लामास का। ये दोनों जेनरा जो हैं ये फैमिली कैमेलिडी को बिलोंग करते हैं और ये एराइज किए नॉर्थ अमेरिका में। एट प्रेजेंट ये कैमल्स जो हैं वो एशिया में हैं जबकि इनके निकटस्ट लामास जो हैं ये साउथ अमेरिका में पाए जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का, कैमल और लामास के बीच का जो इंटरमीडिएट है वो फॉसल के रूप में मिलता है। अब उसमें से कोई इंटरमीडिएट सर्वाइविंग नहीं है और वो फॉसल्स पाए गए नॉर्थ अमेरिका, एशिया और साउथ अफ्रीका में। तो ये बताता है कि इनकी ओरिजिन कहां हुई और ओरिजिन से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां हुआ और कहां अब ये रिस्ट्रिक्टेड हैं। एक तीसरा एग्जांपल है मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स का। ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण ये मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स जो हैं ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का। लेट जुरासिक पीरियड में जब अर्ली मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ और अर्ली मैमल्स जो होते हैं वो प्रोटोथीरिया हैं और मेटाथीरिया हैं। तो प्रोटोथीरिया जो है वो मोनोट्रीम्स हैं और मेटाथीरिया मैमल्स जो है मार्सुपियल्स हैं और एडवांस्ड मैमल जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं वो है यूथेरियंस का। तो जुरासिक पीरियड जो कि मेसोजोइक एरा का एक पीरियड है और जुरासिक पीरियड जो है वो एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है और लेट जुरासिक पीरियड में अर्ली मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ और इनके डेवलपमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो लैंड मॉस से कटकर अलग हो गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई और इसका अलगाव हो गया। अलगाव होने के कारण यहाँ पर मोनोट्रीम्स मतलब प्रोटोथेरिया, प्रिमिटिव मैमल और मेटाथेरिया जिसको मार्सुपियल्स कहते हैं, 2 तरह के मैमल्स यहाँ आए और जो मेन लैंड और है अदर कंटिनेंट्स की वहां पर अर्ली मैमल्स के साथ एडवांस मैमल्स मतलब यूथेरियंस भी डेवलप हुए। जो यूथेरियंस थे वो कार्निवोरस थे उसमें और जो कार्निवोरस मैमल्स थे वो प्रिमिटिव मैमल्स को उस पूरे कंटिनेंट से आउट कर दिए। तो ये प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया मतलब मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स ये ऑस्ट्रेलिया के अलावा और लैंड मॉस पर नहीं पाए जाते हैं। मेन लैंड का ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट से कोई लैंड कनेक्शन नहीं था, इसलिए ये एडवांस्ड मैमल जो कि कार्निवोरस थे वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सके और नहीं पहुंच सके तो ये मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स वहां पर ये बचे रह गए। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहां पर प्रॉपर्ली फ्लरिश करता रहा। मार्सुपियल्स जो कि पाउच्ड हैं वो अपने को रेडिएट किए विभिन्न दिशाओं में, कुछ ग्लाइड करने लगे, कुछ ट्री पर क्लाइंब करने लगे, कुछ लैंड पर रहने लगे और पाउच्ड हो गए। तो इनका डिफरेंट दिशाओं में रेडिएशन हुआ। तो मार्सुपियल्स बेस्ट एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का। ये 3 जो एग्जांपल हैं लंग फिशेस का, कैमल्स और लामास का और मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स का जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, ये ओरिजिनेट हुए वेरियस टाइम्स और वेरियस रीजन्स में अर्थ पर और इनकी जो फॉसल्स हैं वो रिवील करती हैं ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। इन एनिमल्स में ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन हुआ जो धीरे धीरे हुआ और इसी ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस को इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें जो एनिमल्स इवॉल्व हुए इसमें कहीं पर भी मैकेनिज्म नहीं इन्वॉल्व है,
बताने के लिए कि कैसे ये एडवांस मैमल्स या एडवांस ऑर्गेनिजम्स जो हैं डेवलप हुए। ये मात्र एक कड़ी जोड़ रहे हैं कि ये था पहले, फिर उसके बाद ये डेवलप हो गया। तो ये डेवलपमेंट को शो कर रहे हैं, मैकेनिज्म को नहीं बता रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लाइफ ऑन ओशनिक आइलैंड्स का है। ये ओशनिक आइलैंड्स पर जो स्पीसीज डेवलप हुई, ये स्पीसीज अपने डेवलपमेंट में ये बताती हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ वो थ्रू नेचुरल सिलेक्शन हुआ। इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन में थोड़ा सा भेद है। इवोल्यूशन एक हिस्ट्री है और नेचुरल सिलेक्शन एक मैकेनिज्म है या एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस में आप जानते हैं ये होगा, वो होगा, उसके बाद ये होगा, तो इस तरह से वो डेवलपमेंट होगा। इसमें कुछ आइलैंड्स हैं, हवाईयन आइलैंड्स और गैलापागोस आइलैंड्स, ये फॉर्म हुए ओशनिक वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा। और ये जो आइलैंड्स हैं ये इक्वाडोर के वेस्ट में नियरली 1200 किलोमीटर वेस्ट पैसिफिक ओशन में फॉर्म हुए। और इन आइलैंड्स का कभी भी डायरेक्ट कनेक्शन मेन लैंड मासेस से नहीं था। जब इनका मेन लैंड मासेस से कभी कनेक्शन नहीं था तो फिर यहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी कैसे डेवलप हुई, और डेवलप हुई तो कैसे उसमें नई स्पीसीज ओरिजिनेट हुई। तो ये जो प्रोसेस होगा, जो मैकेनिज्म होगा, वो नेचुरल सिलेक्शन बताता है। तो इनके डिस्पर्सल के, इन आइलैंड्स पर इनके डिस्पर्सल के कई कारण थे। एक तो मेन लैंड से विंड के द्वारा डिस्पर्सल हुआ, तेज हवाएं चली और स्पोर्स और सीड्स जो हैं उन आइलैंड्स पर गए। दूसरा कारण रहा कि वाटर डिस्पर्सल हुआ ओशनिक करंट के द्वारा। ये अपने साथ एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को बहा ले गए और वो आइलैंड्स पर पहुंच गए। जो तीसरा कारण है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे वो लॉग से या फ्लोटिंग मासेस ऑफ वेजिटेशन से बंधे हुए वो पहुंच गए उन आइलैंड्स तक। और जो चौथा कारण है, फोर्थ रीजन है, बर्ड्स हैं, बैट जो कि एक मैमल है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, इनके वहां पहुंचने पर, आइलैंड पहुंचने पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये फ्लाई करते थे और बैरियर इनके आगे बौना साबित होता था और ये वहां पर इनका डिस्पर्सन हुआ। डार्विन और वालिस जो कि अपने यात्रा पर थे और वो इन आइलैंड्स को नजदीक से देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुए। और डार्विन और वालिस 1853 में वहां गए थे और डार्विन की जो थियरी आई 1859 में आई। तो 1853 में जब उन्होंने वहां पर देखा तो उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि यहां पर आइलैंड्स पर जो स्पीसीज पाई जा रही हैं और जो मेन लैंड मासेस पर स्पीसीज पाई जा रही हैं उनमें बहुत कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन जो आइलैंड्स पर ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं वो लार्जर साइज के हैं, वो बहुत बड़े साइज के हैं। दो एग्जांपल्स उन्होंने दिया, एक जाइंट टॉर्टोइसेस का जियोकिलोन एलेफाइटोपस और दूसरा रहा इग्वाना लिजर्ड का। आप जानते हैं कि लिजर्ड जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो इस इग्वाना लिजर्ड के दो फॉर्म हैं या दो स्पीसीज हैं, एक टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है और दूसरी एक्वेटिक स्पीसीज है या एक्वेटिक फॉर्म है, एम्ब्लिरिंकस क्रिस्टेटस। तो ये जो एक्वेटिक स्पीसीज है या फॉर्म है ये सेलेक्टिव प्रेशर के द्वारा ये सेलेक्ट हुई उन आइलैंड्स पर। जो पहला एग्जाम्पल है जाइंट टॉर्टोइसेस का, ये मेन लैंड पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो जाइंट टॉर्टोइसेस थे गैलापागोस आइलैंड्स पर उनकी साइज 2 मीटर के करीब थी। 2 मीटर मतलब ये बोर्ड भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इसकी लेंथ, और इनका वेट जो था 260 केजी के था। तो इतने भारी भरकम साइज और लेंथ में ये हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स नहीं थे इनके स्पीसीज के और ये प्लेंटी ऑफ फूड पाते रहे, प्लेंटी ऑफ प्लेस पाते रहे, तो इनके लिए कोई सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं था। तो इनका जो नेचुरल सिलेक्शन हो गया और ये बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म में आए, तो उस फॉर्म को जियोकिलोन एलेफेंटोपस कहा गया। दूसरा इग्वाना लिजर्ड जो है टेरेस्ट्रियल फॉर्म और एक्वेटिक फॉर्म। एक्वेटिक फॉर्म में ये एल्गल मटेरियल को फीड करते थे ओशन में, इनके फिंगर्स के बीच में वेब थी, स्किन के फोल्ड थे और ये तैरने में माहिर थे और इनकी जो टेल थी वो फ्लैट थी। तो इनके अंदर एक्वेटिक एडेप्टेशन थे, इसलिए नेचर ने इनको स्वतः सेलेक्ट कर लिया। इनको फूड चाहिए, स्पेस चाहिए और प्रॉपर मेट चाहिए, तो इसके कारण ये वहां पर फ्लरिश करते रहे और ये एक्सटेंशन की तरफ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जाने लगी। डार्विन और वालिस ने एक चीज और ऑब्जर्व किया जिससे वो बहुत प्रभावित हुए थे कि उन आइलैंड्स पर, उन आइलैंड्स के ग्रुप को आर्किपिलेगो कहते हैं, उस आर्किपिलेगो पर 13 स्पीसीज ऑफ फिंचेस थी। फिंच जो है एक स्मॉल साइज की बर्ड होती है, गौरैया की तरह की होती है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। इसमें बहुत खूबसूरत इसके फेदर्स होते हैं, इनकी साइज वेरी करती है थोड़ी, और खास बात होती है इनके बीक में जो चोंच होती है उसमें खास बात होती है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं ये। तो डिफरेंट हैबिटेट्स में फूड हैबिट डिफरेंट हो जाती है और फूड हैबिट डिफरेंट होने के कारण इनके बीक का जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के कारण इनमें डिफरेंशिएशन होता है और बीक के डिफरेंशिएशन से ये डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म करती हैं। तो 13 स्पीसीज फिंचेस को उन्होंने देखा उस आर्किपिलेगो में, और उसमें से एक फिंच जो है वो मेन लैंड पर एग्जिस्ट करती है। जो मेन लैंड की फिंच थी वो किसी तरह से फ्लाइट करके उस आर्किपिलेगो पर पहुंची और वहां पर उसने अपने को कॉलोनाइज किया। तो उस कॉलोनाइजेशन से, आप डार्विन की थ्योरी पढ़े हैं इसके पहले कि जब नंबर इंक्रीज करता है तो कंपटीशन एराइज होता है, और वो कंपटीशन किन चीजों के लिए होगा? फूड के लिए होगा, प्लेस के लिए होगा, स्पेस के लिए होगा और मेट के लिए होगा। अब तब उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस डिसाइड होगी बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब जब जिनको नेचर सेलेक्ट करेगा
वही नई स्पीसीज को ओरिजिनेट करेंगे। तो उन आइलैंड्स पर जब इनकी संख्या बहुत बढ़ गई और जो वहां पर हैबिटेट इम्प्टी थे, खाली थे, वो बर्ड्स वहां पर अपने को शिफ्ट की और वहां पर जाके वो एडेप्टेशन अपने अंदर डेवलप की और उन एडेप्टेशन के कारण जो इम्प्टी इकोलॉजिकल निशे थे उन आइलैंड्स पर वो ऑक्युपाई हुए। तो 6 मेन टाइप की फिंचेज जो है आइलैंड पर पाई गई, जिसमें ग्राउंड और वार्बलर 2 फिंच की जो स्पीसीज हैं ये सबसे ओल्डेस्ट हैं, रेस्ट 4 नई और वहां पर बनी। और ये डिसाइड हुआ इन स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे स्पीसीज फॉर्म हुई कि इनकी बीक कैसी है, इनकी बॉडी की लेंथ कैसी है और इनके बॉडी पर फेदर का कलर कैसा है। इन बातों पर स्पीसीज का डिफरेंशिएशन हुआ। जो ये डार्विन की फिंचेज हैं वो एक बेस्ट एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का।